बाकी सबको म्यूट कर दीजिए। क्या 4 बज गया। अनिल जी। स्टार्ट। अनिल जी स्टार्ट करें। यस। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 219वीं वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हम 218 सप्ताह से हर रविवार 4 से 5 आपके समक्ष किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं। अधिकतर हमारा प्रयास रहता है कि बच्चे समाज से अधिकतर प्रयास रहता है कि सामाजिक मुद्दों पर बच्चों खास करके बालकों पर हम बातचीत करें, क्योंकि बालक ऐसा कहा गया है कि समाज का भविष्य है। अगर हम बालकों में कोई चीज संभाल पाए, उनको सिखा पाए, तो भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। और यहाँ पर वही लोग जुड़ते हैं जो बालकों को ये चीज सिखाने की जिनके ऊपर दायित्व है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स हैं, जो अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने तरह से बच्चों के विकसित होने और उनके विकास पर काम कर रहे हैं। आज हम पर्यावरण के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी को विदित है, पिछले कुछ समय से मनुष्य ने प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ किया है, या मनुष्य ने प्रकृति का इतना दोहन किया है कि अब प्रकृति कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसका बदला ले रही है। चाहे हम पूरे भारत में आज की समय में बाढ़ की स्थिति देखें, या ओजोन लेयर की बात करें, या ऑक्सीजन की कमी की बात करें, या अभी आने वाले 2 महीने बाद या 1 महीने बाद दिल्ली में एक और टर्म निकल के आती है, स्मॉग। तो ये सारी चीजें वास्तव में कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं। ऐसी क्या चीज है जो मनुष्य इस समय पर्यावरण के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है? इन सब सारी विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय सुधींद्र मोहन शर्मा जी। जाने माने ग्रामीण पेयजल एवं सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक और भूजल वैज्ञानिक हैं। आपने जियोलॉजी इन एमएससी और अप्लाइड जियोलॉजी में एमटेक दोनों उपाधियां हासिल की हैं। भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में पेयजल सुरक्षा प्रोजेक्ट के ऊपर आप मुख्य राष्ट्रीय अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं। आप स्टार्स न्यूज, जी टीवी, IBN7, इंडिया टीवी और विभिन्न सारे टीवी चैनलों पर इन सारे विषयों को लेकर लगातार अपनी बात रखते रहे हैं। लेखन और फोटोग्राफी में भी आपकी रुचियां हैं। कृषि, ग्रामीण विकास, जल प्रबंधन और इन सारे विषयों पर आप लगातार लेखन करते आए हैं। बहुत ही समृद्ध बायोडाटा है भाई साहब का। मैं कितनी सारी बातें आपके समक्ष रखूं, तो मैं भाई साहब से निवेदन करता हूं कि आज का जो हमारा विषय है, बच्चे और पर्यावरण, किस प्रकार हम बच्चों में, बालकों में अवेयरनेस स्थापित कर सकते हैं, इस पर अपनी बात रखें। बड़ी विनम्रता के साथ मैं निवेदन करता हूं आदरणीय श्री सुरेंद्र मोहन शर्मा जी। जी नमस्कार, और आप सबको बहुत बहुत बधाई कि ये 219वां कार्यक्रम है। 218 सप्ताह लगातार किसी कार्यक्रम को संचालित करना और सफलतापूर्वक संचालित करना, उसकी निरंतरता बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। और उसके लिए आप सब साधुवाद के और बधाई के पात्र हैं कि आपने इस कार्यक्रम को इतने दिनों तक जारी रखा है, और न केवल जारी रखा है बल्कि एक थीम पे आप कार्य कर रहे हैं, और वो थीम है बच्चों के लिए। तो ये दिल को छू जाती है बात कि बच्चों के लिए सोचने वाले विद्वज्जन अभी भी हमारे देश में हैं, और वो लगातार बच्चों के लिए सोचते हैं, और बच्चों के लिए जो सामयिक विषय है या बच्चों के लिए जो उपयुक्त सामग्री है, उसको बच्चों को कैसे पहुंचाया जाए। यहाँ इस फोरम पे मुझे पता है, मैंने पता किया था आपसे कि बच्चे नहीं होंगे, लेकिन वो लोग होंगे जो बच्चों से विशेष रुचि रखते हैं। तो मैं अपनी बात इस पे करूंगा कि हमको बच्चों से किन विषयों पे बात करनी चाहिए। अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हमको हमको किस विषय पे बात करनी चाहिए। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जिसके माध्यम से मैं बात करूंगा। मैं वैसे मूलतः भूजल वैज्ञानिक हूँ, तो भूजल पे और पर्यावरण के जो अंतर संबंध है उन पे मैं सामान्य तौर पर बात करता हूँ। और इसलिए जो पर्यावरण के जो विभिन्न पहलू हैं उन पे भी मैं बात करूंगा। और स्क्रीन नहीं है, आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? जी हाँ। अभी शायद फुल स्केल हो गया है ये। सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम।
जी फुल स्क्रीन हो गया। जी, अभी आप देख पा रहे हैं फुल स्क्रीन? जी अच्छा, अभी अगर स्लाइड अगर ना बढ़े तो मुझे कृपया बता दीजिएगा, क्योंकि ये गूगल मीट में कई बार ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि स्लाइड आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन मैं आपसे जो यहाँ पे बात करना चाहूंगा अभी, वो इस पे है कि हमको किन किन विषयों पे बच्चों से बात करनी चाहिए और किस तरह से हम बच्चों को समझा सकते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए, स्लाइड बढ़ गई है आगे? जी बिल्कुल। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम सब किस चीज में सबसे ज्यादा, किस विषय में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं। और वो मेरे ख्याल से जो हम रुचि रखते हैं वो बच्चों के लिए भी उत्सुकता का विषय है, और हमारी अपनी, भले ही हम 60 साल के हो जाए, 2 दिन पहले ही मैंने 60 साल की उम्र पूर्ण की है, तो भले ही हम 60 साल के हो जाए, हमारी रुचि जो बनी रहती है ना, वो भविष्य में बनी रहती है। तो हम कई बार अपनी कुंडलियां दिखाते हैं, कई बार मिट्टू महाराज से अपनी पर्चियां निकलवाते हैं, या कोई एस्ट्रोलॉजर से हम बातचीत करते हैं, या किसी वेबसाइट पे या रोज साप्ताहिक कॉलम में, या कहीं हम भविष्य की जानकारी लेना चाहते हैं कि भविष्य में हम कैसे होंगे, कल मेरा कैसा होगा, परसों कैसा होगा, अगला साल कैसा होगा। तो इसके लिए जब हम बात करते हैं कि फ्यूचर हमारा कैसा होगा, उसके पहले हम शायद ये जान लें कि हमारा पास्ट कैसा रहा है, हमारा भूतकाल कैसा रहा है। और जब हम बात करें भूतकाल की, तो हमारी अपनी पृथ्वी जो है उसका भूतकाल कैसा रहा है। अगर हम भविष्य जाना चाहते हैं तो हमारे भूतकाल पे एक निगाह डालना जरूरी है। पृथ्वी की आयु आपको जान के शायद आश्चर्य हो या ना हो, अगर जानते हैं तो, कि 450 करोड़ साल है। 450 करोड़ साल, मतलब 1 साल, 2 साल, 100 साल, 1000 साल। हमारा जो ज्ञात इतिहास है वहां से बहुत बहुत पीछे जाके अगर हम बात करें तो वो पृथ्वी का इतिहास है। और पृथ्वी की आयु 450 करोड़ साल है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं पर्यावरण की और वातावरण की और पृथ्वी पे उपलब्ध संसाधनों की, तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि पृथ्वी पे आखिर अभी तक हुआ क्या है, कैसे पृथ्वी में विकास हुआ। और बच्चों को भी ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप बच्चों को इस बारे में शिक्षित करेंगे कि पृथ्वी की आयु इतनी इतनी ज्यादा है, तो हमें पृथ्वी की गुरुता का और हमारी अपनी लघुता का भी भान होता है कि हम कितने कितने छोटे हैं, हम कितने कितने सूक्ष्म हैं पृथ्वी के कंपैरिजन में। तो इसको अगर हम आगे देखें कि हम कितना कब आए इस पृथ्वी पे, और पूरी पृथ्वी के इतिहास को अगर हम 24 घंटे का एक दिन माने, पूरे पृथ्वी के इतिहास को, जब पृथ्वी बनी और तब से लेके आज तक का अगर हम 24 घंटा माने, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मानव का जो उद्भव हुआ, मानव आया इस पृथ्वी पर रात को 11:59 और 30 सेकंड पे। मतलब पूरे दिन 24 घंटा अगर अभी तक हुआ है पृथ्वी पे, तो हम लोग करीब करीब 23 घंटा 59 और 30 सेकंड गायब थे, हम थे ही नहीं। हम केवल आखिरी के 30 सेकंड में इस पृथ्वी पर आए हैं। और उसके पहले, हमारे से पहले मछलियां यहाँ पर आ चुकी हैं, उसके पहले पौधे यहाँ पर आए, फिर डायनासोर आए, और डायनासोर ने काफी दिन तक हमारी पृथ्वी पर राज किया है। ये हम आगे देखेंगे कि क्यों किया है। और मानव को आए हुए मात्र अभी 30 सेकंड हुए हैं, और इस 30 सेकंड हमने क्या क्या कर डाला, इस 30 सेकंड में हमने क्या क्या कर डाला वो देखिए जरा। हमने 30 सेकंड में जो स्तनपायी जीव थे उसका 83% का हमने खात्मा कर दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने बड़े मैमथ होते थे, वूली मैमथ जिनको बोलते हैं, जिन जो ऊनी बालों वाले हाथी होते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती थी। और उन हाथियों का शिकार करने के लिए हम लोगों ने विशेष विशेष इंतजाम किए, जबकि हम आदि मानव थे, हमारे पास कोई राइफल नहीं थी, कोई बॉम्ब नहीं थे, कोई नेट नहीं थी, कोई जाल नहीं था, कोई आधुनिक संसाधन नहीं थे। लेकिन हमने भाला, बर्छी और हाथियों को काबू करने की इतनी विलक्षण तकनीक ईजाद की कि हमने उन बड़े बड़े प्यारे से हाथियों का भी संहार कर डाला। 83% स्तनपायी जीव हमने खत्म कर दिए। 80% समुद्री स्तनपायी जीव हमने खत्म कर दिए। 50% पौधों को हमने नष्ट कर डाला, और 15% मछलियां, क्योंकि मछलियों पे हमारा जोर चलता नहीं था, हम ज्यादा समुद्र में जा नहीं पाते थे, तो 15% मछलियां विलुप्त हो गई हमारे आने के बाद। अब ये इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि जैसे जैसे आप मानव का क्रमिक विकास और उसका प्रोग्रेशन देखेंगे कि किस तरह से वो जहाँ उत्पत्ति हमारी मानी जाती है अफ्रीका में, वहां से जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उतने ज्यादा वो शिकार करता गया,
उतने ज्यादा वो जीवों को मारता गया, उतने ज्यादा जीवों को खतरनाक मान के अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए उन जीवों को अपने रास्ते से हटाता गया। जो भी हमें खतरनाक लगा, जो भी हमें बड़ा लगा, जो भी हमारे उपयोग का नहीं था, उसी समय उसको हमने खत्म करना शुरू कर दिया। और ये मानव इतिहास की बड़ी विडंबना है कि हमने इस धरती को इतने सारे प्राणियों से, वनस्पतियों से विहीन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ औद्योगिकरण। और जब औद्योगिकरण हुआ तो हमारी जो औद्योगिक प्रक्रियाएं थी उसमें इतनी सारी उत्सर्जन हुआ गैसेस का, जिनके कारण हमारे धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगा, क्योंकि वो गैसेस ऐसी थी जो कि अपने आप में गर्मी को समाहित करती थी, गर्मी को इकट्ठा कर लेती थी। और जैसे जैसे आप देखेंगे 1960 के बाद से ये चलन बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि 1950 में औद्योगिकरण बहुत तेजी से हुआ और 1960 में हमारी धरती की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। तो आप देखेंगे कि ग्लोबल एवरेज जो टेम्परेचर है वो बढ़ता गया और वो 14.4 डिग्री फ़ारेनहीट तक पहुंच गया, डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, वो एवरेज टेम्परेचर। और उसी तरह से हमारी जनसंख्या भी बढ़ती गई और उसी तरह से हमारे जो गैसेस उत्सर्जन हुआ 1950 के बाद वो भी बढ़ता गया। ये हमने किया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर जब टेम्परेचर बढ़ा तो निश्चित रूप से हमारा सी लेवल बढ़ा, समुद्री सतह बढ़ने लगी, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ा, तापमान बढ़ा तो ग्लेशियर पिघले तो वो पानी समुद्रों में आना था। और वो जो बढ़त हुई है पूरे इतने बड़े समुद्री भूभाग की, वो 20 मिलीमीटर, जो कि बहुत बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली। तो करीब करीब हम समझे -150 से लेके 50 तक, 200 मिलीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 200 मिलीमीटर की बढ़त हुई हमारे समुद्री सतह में, जो कि बहुत बड़ा होता है ये बढ़त। और उससे काफी सारे समस्याएं हमको अब आने वाली हैं। तो ये हमने किया। पहले हमने अपने प्राणियों का शिकार किया, जिनको भी हमने खतरनाक समझा, अपने भोजन के लिए भी नहीं, बल्कि इसलिए कि खतरनाक थे। भोजन के लिए करते तो शायद इतनी आपत्ति नहीं आती, लेकिन खतरनाक मान के करने लगे, फिर आमोद प्रमोद में करने लगे, आखेट हम करने लगे, शिकार मनोरंजन के लिए हुआ। और उसके बाद जब हम थोड़े सभ्य होना शुरू हुए तो हमने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, और औद्योगिकरण के बढ़ने से हमने पृथ्वी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। भारत में क्या हुआ? भारत में ही क्लाइमेट चेंज के कारण एक स्टडी हुई है अभी, जो सेंट्रल एरिजोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर ने की है, और उसने बताया कि भारत का 27% हिस्सा क्लाइमेट चेंज की गिरफ्त में आ चुका है। 27% हिस्सा ऐसा है जो कि पहले जहां आर्द्र भूमि हुआ करती थी या आर्द्र प्रदेश हुआ करता था, जहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, वो शुष्क प्रदेशों में बदलने लग गया है। आप एक क्लियर कट लाइन यहाँ पर देखेंगे कि जो पश्चिमी भारत है वहां पर शुष्कता बहुत ज्यादा है। जितना आप डार्क कलर की तरफ जाएंगे उतनी शुष्कता है, और जितना आप लाइटर कलर की तरफ जाएंगे, हल्के रंगों की तरफ जाएंगे और नीले रंगों की तरफ जाएंगे, वहां शुष्कता उतनी ज्यादा है, उर्ध्व आर्द्रता उतनी ज्यादा है। समुद्री सतह के, समुद्री तट के आसपास तो निश्चित रूप से वेस्ट कोस्ट पे है, उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर भी है। लेकिन जो हमारा मुख्य भूभाग है, जहाँ पे की बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है, वहां पे क्लाइमेट एकदम से बदल गया है और वो शुष्क भूमि में और शुष्क प्रदेश में बदलता जा रहा है। तो ये हमारे लिए चिंताजनक बात है कि हमारे पे ये असर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और ये इतना ज्यादा पड़ रहा है कि आपको याद होगा कुछ 2021 में, 3 साल पहले, भारत का एक शहर है, मेरे इंदौर के पास में है, बड़वानी। वो बड़वानी शहर उस दिन, उस एक खास दिन, पूरे विश्व में, केवल प्रदेश में नहीं, केवल राज्य में नहीं, केवल देश में नहीं, केवल एशिया में नहीं, पूरे विश्व में सबसे गर्म स्थान डिक्लेयर हुआ। सबसे गर्म उस दिन, सबसे ज्यादा टेम्परेचर अगर पृथ्वी पे कहीं था तो वो बड़वानी में था। और ये बड़े आश्चर्य की बात थी हमारे लिए, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा उदाहरण है। और उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण बहुत सी मुसीबतें बाद में आई हमारे ऊपर, कि हमने जब वो गर्म होना शुरू किया, हमारी धरती ने, सेंट्रल इंडिया ने, केंद्रीय भारत ने, तो मध्य भारत ने, तो जो तूफान हमारे अरब की खाड़ी में उठते थे वो आमतौर पर ओमान की खाड़ी की तरफ जाके पाकिस्तान की तरफ चले जाते थे। उस साल जब बड़वानी बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो वो तूफान उलट के, उल्टा होके और हमारे भारत के भूभाग में घुसा और जबलपुर तक उसका असर देखा गया। तो ये मुसीबतें हम पे क्लाइमेट चेंज के कारण आने वाली हैं। इसी के कारण अतिवृष्टि भी हो सकती है, वर्षा के पैटर्न में भी चेंज आ रहा है। क्या क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, इसके बारे में बच्चों से जरूर बात करिए कि किस तरह से हमारा टेम्परेचर जब बढ़ता है, अगर मान लीजिए 1.5 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ जाता है
मात्र 1.5 डिग्री, तो हमारी गेहूं और मक्का की फसल पे 2 से 5% का गिरावट देखी जा सकती है। और ज्यादा अगर बारिश हुई तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 25% खाद्यान्न कम पैदा होगा एशिया में, अगर अगर और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो। और इसका भी उदाहरण मेरे पास है। 2022 में जो हमारा मानसून ट्रफ था, वो क्लाइमेट चेंज के कारण, मानसून ट्रफ वो लाइन होती है जिसके आगे मानसून नहीं बढ़ता है। मानसून ट्रफ नॉर्मली आमतौर पर बिहार के और ऊपर तक होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, वहां तक मानसून पहुंच जाता है बिना किसी रुकावट के। क्लाइमेट चेंज के कारण वो ट्रफ जो है 2022 में स्थित हो गया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पे, बिहार की तरफ वो नहीं बढ़ा, और इस कारण से बिहार में मानसून की बारिश नहीं हुई। और आप विश्वास नहीं करेंगे, बिहार में उस वर्ष 1 लाख टन धान की पैदावार कम हुई। 1 लाख टन कम हुआ धान। तो ये बिल्कुल प्रूव कर रहा है कि जो हमारे प्रेडिक्शंस हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो हमारे सामने क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं। मानसून इर्रेगुलर होगा, वर्षा इर्रेगुलर होगी, वाटर रिसोर्सेज पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अगर हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से लेके 5.44 डिग्री तक बढ़ सकता है 2099 तक। 2100 बहुत दूर नहीं है, 2100। कुछ लोग तो हमारे अपने जीवन काल में 2100 देख लेंगे निश्चित रूप से। तो जो ड्राई सीजन रेनफॉल है, जो हमको मावठा जिसको बोल सकते हैं, या जब बारिश की जरूरत होती है, जब हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, इट विल ड्रॉप। वो कम हो जाएगी, 6 से 16% तक कम होगी। जबकि जो नॉर्मल मानसून रेनफॉल है वो 31% तक बढ़ेगी। नतीजा क्या है कि मानसून तो शायद हमारे यहाँ मेहरबान हो जाएगी, बारिश बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वो बहुत तेजी से होगी, और न तो उसका फायदा ग्राउंड वाटर को मिलेगा, न फसलों को मिलेगा। उल्टा फसलों में जल प्लावन की स्थिति बनेगी, बाढ़ की स्थिति बनेगी, वाटर लॉगिंग होगा, और शहरों में और गाँव में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। तो ये जो टेम्परेचर और वर्षा के पैटर्न में बदलाव है, इसका निश्चित रूप से असर हमारे फ्रेश वाटर पे और हमारे खाद्यान्न भंडारों पे पड़ने वाला है। तीसरा इम्पैक्ट जो होगा वो ये होगा कि हमारे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, और गंगोत्री ग्लेशियर का रिसीडिंग रेट, यानी जो पीछे जा रहा है, जिस तरह से वो रेट ऑफ रिपीट है, वो देखेंगे अगर आप, तो 2018 तक वो रेट ऑफ रिसीड जो है बढ़ करके 24 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक हो चुका है। तो ये बहुत बहुत बड़ी रिसीड है, और बहुत तेजी से ग्लेशियर पिघल के पीछे जा रहा है। क्रॉप यील्ड्स भी हमारी कम हो रही हैं, ये भी हमको देखना पड़ रहा है। दूसरा, हमारी जो निर्भरता है ग्राउंड वाटर के ऊपर, वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा हम ग्राउंड वाटर पे निर्भर हैं, और ग्राउंड वाटर अगर ठीक से हमने मैनेज नहीं किया तो ये क्लाइमेट चेंज हमको दूसरी मुसीबत में डालने वाला है, क्योंकि वर्षा बढ़ने वाली है बहुत तेजी से, और उसका फायदा ग्राउंड वाटर को नहीं मिलने वाला है जब बहुत तेजी से बारिश होगी तो। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा जो भूजल का उपयोग है वो अमेरिका और चाइना दोनों के मिला के, जितना भूजल वो उपयोग करते हैं दोनों, अमेरिका और चाइना, उतना भूजल हम अकेले उपयोग कर लेते हैं। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे कि भारत को ग्राउंड वाटर इकोनॉमी कहा जाता है। हम ऐसे 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 देश में रहते हैं जिसकी इकोनॉमी ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करती है। हम लोग जो ग्राउंड वाटर उपयोग करते हैं वो कितना है, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कितने जीरो उसमें लगते हैं। 2,60,00,000 करोड़ लीटर, मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़। आप जब ये 2,60,00,000 तक पहुंच जाएंगे, इतना पानी हम लीटर्स में उपयोग करते हैं प्रति वर्ष ग्राउंड वाटर से। तो ग्राउंड वाटर हमारे पास में हमेशा नहीं रहने वाला है, ये भी हमको एक बड़ी चिंता होनी चाहिए। 50 साल बाद दुनिया का क्या होगा? हमने बात शुरू की थी कि भविष्य में कैसे होने वाले। बच्चों को जरूर बताइए कि हमारी लाइफ टाइम में, कम से कम मैं, सुरेंद्र मोहन शर्मा या प्रभाशंकर जी की या सलूजा जी की लाइफ टाइम में, हम लोग 50 साल देख पाएंगे, और उस 50 साल में हमारी दुनिया का गोल्डन पीरियड रहेगा। ये पक्की बात है, इसमें आप निश्चिंत रहें। लेकिन हम सोच रहे हैं उसके आगे का, क्योंकि हम बच्चों से बात कर रहे हैं। तो 50 साल में हमारा जो प्रेडिक्शन है, जो फ्यूचर साइंस कहता है, फ्यूचर स्टडीज का एक साइंस है पूरा, जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, और फ्यूचर साइंस कहता है कि 50 साल बाद हमारे पीरियड, गोल्डन पीरियड आएगा, और वो आ चुका है। देखिए, आपके पास में इतने उन्नत साधन हैं, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास वीडियो कॉलिंग है, आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। आप सुबह घूमने जाते हैं तो आपको अपने कदम नहीं गिनना पड़ते, आपके कलाई पे घड़ी बंदी है जो आपको बताती है कि आप कितना कदम चले। आपकी कलाई पे जो घड़ी बंदी है वो आपको अपने सहयोगियों से, संबंधियों से कनेक्टेड कर देती है, क्योंकि वो गूगल वॉच है। आप अपने हजारों मील दूर बैठे भाई बंधों से आराम से वीडियो कॉल पे चैट कर सकते हैं।
आप हमेशा, आप अपने घरों में, बहुत समृद्ध घर या वैसे आमतौर पे भी घरों में ऐसे साधन आ गए हैं कि एलेक्सा को आप एक ताली बजा के कहते हैं कि मेरे बेडरूम की लाइट जला दो, और वो लाइट जलाए। तो ये हमारा गोल्डन पीरियड होने वाला है 50 साल पे टेक्नोलॉजी के कारण। ये एक अच्छी बात है वाकई में इसको, लेकिन उसके साथ में जो दूसरी दिक्कतें आने वाली हैं उसके बारे में भी जानना बच्चों को बहुत जरूरी है। 100 साल बाद क्या होगा? 100 साल बाद 3 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ेगा। सी लेवल जो है वो 60 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक बढ़ेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारा सी लेवल 20 सेंटीमीटर बढ़ा है पिछले करीब करीब समझिए 5000 साल में। 5000 साल में सी लेवल बढ़ा है 20 सेंटीमीटर, और अगले 100 साल में सी लेवल बढ़ने वाला है 60 सेंटीमीटर। मालदीव, सेशल्स, फिजी, न्यूयॉर्क, मियामी और वेनिस, ये सब पानी के नीचे जाने हैं। न्यूयॉर्क में, और नीदरलैंड्स, बांग्लादेश जो है वो बिल्कुल एंटायरली फ्लडेड हो जाएंगे, पूरी तरह बाढ़ग्रस्त। और लोग जो है, इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा धरती का तापमान कि आप जो चित्र देख रहे हैं नीचे की तरफ, दाहिने नीचे की तरफ, ऐसी टनल्स में लोगों को रहना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर धरती पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने वाला है। 500 साल तक अगर हम यात्रा करें तो कैसी होगी? 500 साल में टेक्नोलॉजी हमको एडवांस बहुत हो जाएगी, लेकिन वर्ल्ड विल बी पॉल्यूटेड। इतना पॉल्यूशन होगा कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, बहुत सारे हीट ट्रैपिंग गैसेस प्रोड्यूस होंगी, और हमारी जो 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 टेम्परेचर है वो बढ़ने के कारण उसको सहन करने की क्षमता बहुत कम होती जाएगी। अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इंडिया जो है, उनका एवरेज टेम्परेचर 110 डिग्री फ़ारेनहीट तक पहुंच सकता है 2100 में। 2100 में क्या होने वाला है? हिमालयन ग्लेशियर्स जो है 1/3 सिकुड़ जाएंगे। मैंने जो आपको बताया गंगोत्री ग्लेशियर का 1/3, और उसकी वजह से पूरे एशिया में वाटर रिसोर्सेज जो है कोलैप्स हो जाएंगे। हमारी पॉपुलेशन जो है वो 1100 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी, और फ्यूचर जनरेशन जो है वो कभी भी हमारे इतनी अच्छी सुंदर मछलियों को या समुद्री जीवों को नहीं देख पाएंगे। 2300 से 2400 में क्या होगा? 2300 से 2400 में ये होगा कि हजारों स्पीशीज, जैसा हम अभी तक देखते आए हैं, हमने उनका शिकार किया था, अब हम उनको बचा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्लाइमेट चेंज हमने जो शुरू कर दिया है उस वजह से इतने सारे फ्लोरा फौना वैनिश हो जाएंगे, मतलब वो दिखने ही बंद हो जाएंगे धरती पे। और एक छठा जो अभी तक मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, जिसमें डायनासोर का जो था वो 5वां था, और छठा मास एक्सटिंक्शन अब हम देखने वाले हैं 2300 के आसपास, 23rd सेंचुरी में। 500 साल के बाद ये होने वाला है 2500 में कि करीब करीब पूरा पश्चिमी अंटार्कटिक आइस शीट गायब हो जाएगा, और उस वजह से जो है काफी सारे बड़े एरिया में कोस्टलाइन गायब हो जाएंगी, बहुत लोग दूर दूर हो जाएंगे, काफी लोग डिस्प्लेस होंगे, मिलियंस ऑफ पीपल। अब हमको ये देखना है कि आज हमारी जो पृथ्वी है उसको इतना खूबसूरत कौन बनाता है, कैसे बनाते हैं। अगर हम 500 साल बाद के भयावह तस्वीर को देख रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है बच्चों को बताना कि आज जो पृथ्वी इतनी खूबसूरत है, इसको खूबसूरत बनाए रखने के लिए हमको क्या करना है। अगर 500 साल बाद हमको इस फ्यूचर को रिवर्स करना है, अगर इस फ्यूचर में नहीं जाना है, तो हमको क्या करना चाहिए। हमारी पृथ्वी बहुत खूबसूरत है, आप ये चित्र देख रहे होंगे, और ऐसी ही खूबसूरती हमारे यहाँ पे, चाहे आप इंदौर में रहते हो, चाहे भोपाल में रहते हो, चाहे आप दिल्ली में रहते हो, ऐसी खूबसूरत जगह पृथ्वी पे आपको हर जगह मिल जाएंगी। पृथ्वी अभी भी बहुत खूबसूरत है। एनवायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि व्हाट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट एक्चुअली हवा और भूमि की इंटर रिलेशनशिप है, जिसके कारण ये वातावरण बनता है, और उसमें बहुत सारे जीव जंतु, पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब, और हाँ, जो हम बनाते हैं प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी हमारे इकोसिस्टम का, एनवायरमेंट का एक पार्ट है। हमको पर्यावरण की चिंता क्यों करनी चाहिए? ये स्लाइड खाली है, और मैं चाहता हूं कि हम बच्चों से इस बारे में और ज्यादा बात करें, बच्चों से हम रिस्पॉन्स लें। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्स अच्छा जो आता है कि व्हाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, इसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्स ये आता है कि हमको धरती को इतना खूबसूरत बनाए रखना है, नंबर 1। नंबर 2 जो कारण है कि वाई, हमको क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि हमको धरती को न केवल खूबसूरत बनाए रखना है, बल्कि हमारी आगामी जो जनरेशन है, अगली पीढ़ियां हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? अगर हम अपनी अगली जनरेशन से प्यार नहीं करते होते तो फैमिली सिस्टम खत्म हो जाता। हमारा फैमिली सिस्टम है, हम बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चों के बच्चों को उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको अगली जनरेशन अच्छी लगती है,
और उस अगली जनरेशन को एक स्वस्थ धरती देने के लिए, एक स्वस्थ वातावरण देने के लिए हमको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करना जरूरी है। तो ये बहुत सारे कारण आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि व्हाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, उनके उनके मन में क्या है वो जानिए और फिर उससे बात करिए। उसके बाद अब यहाँ पे एनवायरमेंट पे जोर नहीं है, व्हाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, हमें ही हमारे ऊपर ही क्यों ये जिम्मेदारी है कि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, रक्षा करें, क्यों हमारे पर्यावरण की रक्षा करना हमारे ऊपर ही क्यों है, व्हाई डू वी इन्वर्टेड कॉमा में है यहाँ पे, और वो इसलिए है क्योंकि हमारी अपनी जिम्मेदारी है। और हमारे ऊपर ये क्यों जिम्मेदारी है, इसको बच्चे बड़े अच्छे से आपको समझा सकते हैं कि आप पे ये जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि ये धरती जो है ये आपने विरासत में नहीं ली है अपने पुरखों से, ये धरती आपने हमसे उधार ली है। तो जो बच्चे हैं हमारे, उनसे हमने उधार ली हुई है, और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि जिन बच्चों से, अगली जनरेशन से हमने उधार ली है, उनको हम ये सकुशल पहुंचाएं, सकुशल उन तक पहुंचे। वही धरती, जिस धरती को हम इतना अच्छा चाहते हैं और इतना अच्छा मानते हैं, वो उतनी सुरक्षित हाथों में रहे। और दूसरी बात, वी मतलब हमको ही क्यों, क्योंकि हमने ही प्रकृति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। किसी हाथी ने या किसी जिराफ ने या किसी चमगादड़ ने या किसी चींटी ने नुकसान नहीं पहुंचाया प्रकृति को, जितना हम नुकसान पहुंचाते हैं। हमें संग्रह की भावना, हम संग्रह करते हैं। कोई भी जानवर अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा नहीं करता, कोई नहीं करता, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा संग्रह करना चाहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा धरा का, प्रकृति का दोहन करना चाहते हैं। और इसीलिए हमको इस धरती को प्रोटेक्ट करने की, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। और कितनी तरीके से हम एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, इस पे जरूर आप बात करें बच्चों से, कितने तरीके से डैमेज कर रहे हैं। इतना डेलिकेट है हमारा जो इकोसिस्टम है, वो इतना ज्यादा नाजुक है, और वो एक बहुत मजबूत कड़ी से बंधा हुआ है। बहुत नाजुक है लेकिन बहुत मजबूत कड़ियों से बंधा हुआ है। नाजुक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 चित्र हैं, इन 3 चित्रों का अंतर संबंध आपको विस्मित कर देगा। एक चित्र जो पहला लेफ्ट हैंड साइड पे है वो बॉटल ब्रश है, दूसरे में गिरगिट है, और तीसरे में मधुमक्खियां हैं। यहाँ से करीब बेंगलुरु में काफी हजारों किलोमीटर दूर मेरे एक मित्र ने मकान बनाया, और उसके घर के सामने जहाँ वो मकान बना रहा था, काफी बड़ा मैदान था, और उस मैदान को उसको उपयोग करना था, अच्छा बड़ा घर बना रहा था, और उसमें एक बॉटल ब्रश का पेड़ था। तो बोला, सुदीन भाई मैं ये बॉटल ब्रश का पेड़ काटना चाहता हूँ, इसका कोई लॉ तो नहीं है कि आप काट सकते हो या नहीं काट सकते। इनका लॉ तो कुछ नहीं है, आप बस अनुमति ले लीजिए नगर पालिका की और आप काट सकते हैं। ये कोई टिम्बर तो है नहीं, लकड़ी, इमारती लकड़ी नहीं, आप काट सकते हैं, एंडेंजर्ड भी नहीं है। लेकिन इसको काटने से आपको बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान होने वाला है। वो आश्चर्य करने लगा, बोले क्या नुकसान होने वाला है? मैंने कहा ये नुकसान होने वाला है भाई साहब कि आपके घर के आसपास बहुत सारे गिरगिट हैं, वो गायब हो जाएंगे। वो विस्मित हो गया, बोले मैंने जब भी वहां पे गया हूँ कम से कम 2-4 गिरगिट देखे। और आपको कैसे मालूम, आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो, कि वहां पे मेरे घर के आसपास बहुत सारे गिरगिट हैं? बोले मैं तो मकान बना रहा हूँ और गिरगिट गायब होने से मेरा क्या नुकसान हो जाने वाला है। मैंने कहा देखिए, बॉटल ब्रश जो है ना, वो मधुमक्खियों का बिल्कुल उचित भोजन है, और मधुमक्खियां बॉटल ब्रश को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, वो उनका भोजन बहुत ज्यादा वहां से मिलता है, और मधुमक्खियां जो है वो गिरगिट का प्रिय भोजन है। तो वो बड़ा आश्चर्य करने लगा, बोले ये इंट्रिकेसी है, इतनी ज्यादा डेवलप्ड है इंट्रिकेसी। मैंने कहा बिल्कुल, ये तो बिल्कुल इंटर रिलेटेड चीजें हैं। और आप जैसे ही वहां से बॉटल ब्रश का पेड़ हटाओगे, मधुमक्खियां आना बंद हो जाएंगी वहां पे। मधुमक्खियां आना बंद हो जाएंगी तो गिरगिट भी आना बंद हो जाएंगे, और मधुमक्खियां नहीं आएंगी तो आपके गार्डन में फूल बहुत कम खिलने वाले हैं, परागण नहीं इधर से उधर जाने वाले हैं, आपके बगीचों में फ्रूटिंग नहीं होने वाली। बोले ये तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, तो ये इंटर रिलेशन बहुत बहुत तगड़ा है, बहुत मजबूत है। तो इसको हमको समझना पड़ेगा, और इसको इतना नाजुक भी है साथ में कि इसको हमको छेड़ना बंद करना पड़ेगा। बहुत सारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण होते हैं, जिसमें कुछ प्रकृति के खुद के होते हैं, जैसे वॉल्केनोज हैं, अर्थक्वेक्स हैं, फॉरेस्ट फायर है, लैंडस्लाइड्स हैं, बाढ़ है, साइक्लोन्स हैं। ये सब प्रकृति के खुद के किए हुए हैं, खुद ही करते हैं ये सब, और इनसे काफी नुकसान हमको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का होता है। लेकिन कुछ मैनमेड भी है जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं। इंडस्ट्रियल है, तो हमने इंडस्ट्रियां बढ़ाई और इंडस्ट्री ने मास प्रोडक्शन किया, हमारी अपनी जनसंख्या बढ़ने लगी, और हमारी लाइफस्टाइल, जो मैं अपरिग्रह की बात कर रहा था कि हमको चीजें इकट्ठी नहीं करना चाहिए। केवल जानवर समझते हैं कि हमको चीजों को इकट्ठी नहीं करना, हमको जितनी जरूरत है उतना ही लेना, लेकिन हम ओवर एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। हमारी लाइफस्टाइल इस तरह की हो गई,
हमको अगर एक गिलास भी कुछ हमको लेना हो, पीने का पानी चाहिए, हम 2 गिलास पानी लेके आते हैं और फिर उसमें से आधा गिलास पीते हैं, 1.5 गिलास फेंक देते हैं। तो ये, और इसी तरह से दूसरे भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। मेरा काम शायद हो सकता है कि पूरे साल में 4 शर्ट्स में चल जाता हो, लेकिन मेरे पास हर मौके के लिए अलग शर्ट होने चाहिए। तो मैं ज्यादा शर्ट पहनना चाहूंगा, ज्यादा कॉटन का उत्पादन करूंगा, ज्यादा कॉटन उत्पादन करूंगा तो मुझे ज्यादा फर्टिलाइजर लगेंगे, ज्यादा पानी लगेगा। तो हर चीज का लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट हमारी धरती के ऊपर आ रहा है, और इसी वजह से हम बहुत सारे, और पॉपुलेशन देखिए 1900 के बाद एकदम तेजी से, बल्कि 1960 से एकदम तेजी से बढ़ी है, और इसी कारण से हमारी ओवर एक्सप्लॉयटेशन की लाइफस्टाइल में और इजाफा होता जा रहा है। एयर, वाटर, लैंड, नॉइज, हर तरह का पॉल्यूशन हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। हवा को हमने प्रदूषित कर दिया है। एक चीज अच्छी मैं आपको बताऊं, इंदौर की जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, हम इंदौर वाले बधाई के पात्र हैं कि वो एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादातर समय पे अच्छी बनी रहती है। तो इंदौर और आसपास के लोग अगर हैं तो वो इसको अपनी प्रशंसा माने कि हमने एयर क्वालिटी को ठीक रखा है। हमारे पास की ही जो नर्मदा नदी है इंदौर के साउथ में, दक्षिण में, वो भी बहुत शुद्धतम नदियों में से एक है। पवित्र तो है ही, शुद्धतम नदियों में से एक है भारत की। उसमें अभी भी कोई ज्यादा अभी पॉल्यूशन नहीं है, और बिल्कुल नहीं है। होशंगाबाद के आसपास कुछ पॉल्यूशन है, बाकी वो एकदम स्वच्छ बहती है। तो ये हमने कुछ कुछ जगह पे अच्छा किया, लेकिन एयर, वाटर, लैंड, नॉइस, ये सब वाटर पॉल्यूशन के तो कितने असर और कितने कारण हम देखते हैं रोज। इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है, फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, जो एफ्लुएंट है, वो ऊपर जो आपको दिख रहा है वो बर्फ नहीं है, वो बेंगलुरु का एक नाला है जिसमें इतना ज्यादा झाग आता है कि वो देखने में बड़ा सुंदर ऐसा लगता है कि बर्फ से ढकी हुई है नदी, लेकिन वो असल में झाग है पॉल्यूटेड वाटर का। और ये बेंगलुरु का फोटो है। जो मेजर वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में जरूर आप बच्चों से बात करें। पेपर इंडस्ट्री है, लेदर है, टेक्सटाइल है, केमिकल है, पेट्रोलियम है, ऑयल रिफाइनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन सब के ऊपर बहुत सारे सरकारी कानून लागू होते हैं, लेकिन ये इसमें से बहुत सारी इंडस्ट्रीज सरकारी कानूनों का पूरी तरह से पालन नहीं करती हैं। ये भी आप बच्चों को बताइए। ये बच्चों के लिए मैं आपको बताऊं एक अच्छा फ्यूचर भी है, अच्छा करियर भी है कि अगर वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, या एक और नया अभी बहुत अच्छा करियर निकल गया है विच इज कॉल्ड एनवायरमेंटल लॉज। तो जो बच्चे लॉ पढ़ते हैं उनके लिए भी एनवायरमेंटल लॉ एक नई फील्ड है। एनवायरमेंटल लॉ में बहुत सारे बच्चे काम करना चाहते हैं और उसमें बहुत सारा अच्छा स्कोप है। लैंड पॉल्यूशन भी एक बड़ा मुद्दा है हमारे साथ में, क्योंकि हम जो भी प्लास्टिक यूज करते हैं या सॉलिड या लिक्विड वेस्ट जो है वो सीधे धरती पे डाल देते हैं, उसकी चिंता किए बिना कि उनका असल में मिट्टी की उत्पादकता पे या मिट्टी की गुणवत्ता पे या हमारी नाक के ऊपर क्या असर उसका होने वाला है, उसके बिना हम डाल देते हैं। और वो लैंड जो है हमारी कंटेमिनेट होती जा रही है, हमारी धरती की उर्वरा शक्ति भी कम होती जा रही है। नॉइज पॉल्यूशन की तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। हर चौराहे पे, हर गली पे, हर जगह, ऑटो रिक्शाज में या किसी और कारण से लाउड स्पीकर तो छोड़ें, बड़े बड़े डीजे जिसको बोलते हैं वो स्पीकर्स 50,000 वॉट से लेके 2 लाख वॉट तक के मैंने देखे हैं। रुड़की में, IIT रुड़की से 2.5 किलोमीटर दूर एक होंडा स्कूटर का शोरूम 3 मंजिला, उसका पूरा कांच भरभरा के गिर गया क्योंकि पास से एक जुलूस निकल रहा था, उसमें करीब 1 लाख वॉट के डीजे बज रहे थे और वो कांच बेचारा उसको सहन नहीं कर पाया। मैं रुड़की जाता रहता हूँ, वहाँ कई दिनों तक रहता हूँ IIT, तो वहां मैं देखता हूँ कि इतने अच्छे संस्थान के आसपास भी हम लोगों को ये सब देखने को मिलता है। नॉइज पॉल्यूशन से हमको बचना चाहिए। बच्चों से जरूर बात करें कि परमिसिबल लिमिट जो है 75 डेसिबल है और 70 डेसिबल रात को है। कमर्शियल एरियाज में 65 डेसिबल है और रेसिडेंशियल एरियाज में 55 और 45 डेसिबल हमारी लिमिट होनी चाहिए। इसको ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। पॉल्यूशन हमको खुद को कम करना है, बेटर क्वालिटी फ्यूल हमको यूज करना है, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस करनी है, व्हीकल्स आपको ठीक ठाक रखनी है, इंजन का लुब्रिकेशन ठीक होना चाहिए, सही स्पीड पे चलाएं, सिग्नल पे बंद कर दें। अब ये सब बच्चे तो अगर वाहन चलाते हैं 18 साल से ऊपर के उनके लिए, लेकिन जो 18 साल से कम के बच्चे वे अपने पालकों को जब ये टोकेंगे तो पालकों को शायद इस समझ में जल्दी आएगा कि बच्चों को इतना पता है कि पापा पेट्रोल ठीक से लीजिए, अच्छी जगह से भरवाइए, हमारी इंजन की मेंटेनेंस कराइए, बहुत धुआं छोड़ रही है गाड़ी, सिग्नल पे पापा बंद क्यों नहीं करते हो गाड़ी, आप बंद करना चाहिए। तो ये सब चीजें जब बच्चे बताएंगे तो निश्चित रूप से पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज में बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके बारे में जो बड़े बच्चे हैं उनको मालूम होना चाहिए, सेपरेटर्स, प्रेसिपिटेटर्स। एक चीज जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होती वो ये है कि अगर किसी चिमनी से धुआं निकल रहा है, केवल धुआं, वो भी पनिशेबल है।
आज की तारीख में भारत सरकार के लॉस के अनुसार। धुआं नहीं निकलना चाहिए, चिमनी खाली इंडिकेटर है। धुआं निकलता है अगर किसी चिमनी से तो वो ठीक नहीं है। तो आपके पास सेपरेटर्स हैं, प्रेसिपिटेटर हैं, फिल्टर हैं, स्क्रबर्स हैं, तो ये लगा के आप उस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। वाटर पॉल्यूशन आप बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं उनके द्वारा कम कर सकते हो। हाँ, एक चीज और मैं बताऊं आपको, बच्चों को ऐसी जगहों पे जरूर लेके जाइए जहाँ पे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, या इंडस्ट्रियल विजिट कराइए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में उनको बताइए कि पानी कैसे शुद्ध होता है, खासतौर पे वो पानी जो हम उपयोग कर चुके हैं। सीवरेज को ट्रीट कैसे किया जाता है, आपके घर में जो पीने का पानी आता है उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, पानी को रीयूज कैसे करते हैं, ये जरूर बताइए। वेस्ट कलेक्शन इंदौर में बहुत अच्छा होता है, और ऐसे ही दूसरे शहरों में भी होगा, तो वेस्ट कलेक्शन साइट्स पे उनको जरूर ले जाइए। लैंडफिल साइट्स बनती हैं, उनको जरूर बताइए कि हम कचरे को किस तरह से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, किस तरह से कचरा एकत्रित होता है। और हमारे इंदौर के बच्चे तो वाकई बहुत होशियार हैं इस मामले में। वे सब वे शायद आपको सिखा सकते हैं कि गीला कचरा सूखा कचरा कैसे अलग अलग इकट्ठा होता है, या जो हानिकारक कचरा है वो कैसे अलग इकट्ठा होता है, हॉस्पिटल का मेडिसिनल कचरा है वो कहाँ डालना चाहिए। ये सब चीजें इंदौर में बच्चे सीख रहे हैं, एग्जाम्पल से सीख रहे हैं। कितने दिन हम इस खूबसूरत पृथ्वी पे रह पाएंगे। स्टीफन हॉकिंग एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, तो वो बताते हैं कि 1000 साल हम रह पाएंगे इस पृथ्वी पे, 1000 साल से ज्यादा हम नहीं रह पाएंगे। उसके बाद शायद हमको स्पेस में जाना पड़े, लेकिन उस 1000 साल तक तो हम कम से कम पृथ्वी को खूबसूरत बनाए रखें। लेट्स गो बैक इन द हिस्ट्री, जहां से हम शुरू किए थे। आपको ये जान के हैरत होगी कि हम केवल 70 लाख साल तक जिएंगे पृथ्वी पे। मानव की जो आयु है केवल 70 लाख साल रही, लेकिन डायनासोर 165 यानी 1 करोड़ साल से भी अधिक रह चुके हैं, बल्कि 1 करोड़ 60 लाख साल तक डायनासोर ने राज किया। क्यों राज किया? क्योंकि डायनासोर ने अपनी पूरी साइज होने के बाद भी कभी भी इस धरती को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं किया कि हम ज्यादा मात्रा में भोजन खा लें या ज्यादा मात्रा में शिकार कर लें तो वो ज्यादा दिन तक रह पाए। उनके एक्सटिंक्शन का या गायब होने का कारण भी प्रकृति ही रही। प्रकृति ने बहुत बड़े ज्वालामुखी को जन्म दिया, जिसको हम आज मालवा का पठार बोलते हैं। इसके ज्वालामुखी का जो उत्सर्जन हुआ उस कारण से डायनासोर पृथ्वी से गायब हो गए, और इसी कारण से उनका प्रादुर्भाव, उनका जो है उनका गायब होना हुआ पृथ्वी से। लेकिन हम तो अपनी करनियों से शायद जाएंगे कि हमने पृथ्वी को जितना नुकसान पहुंचा दिया है। आखिरी में एक छोटी सी कहानी बच्चू सिंह जी की। बच्चू सिंह जी मेरे पुराने मित्र हैं। अलीराजपुर में एक गांव है, वहां पर रहते हैं, और ये सांप काटने की जड़ी बूटी उगाते हैं जिससे सांप काटने का इलाज होता है। तो एक हम प्रोजेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ट्रेडिशनल नॉलेज डॉक्यूमेंटेशन का, परंपरागत ज्ञान का दस्तावेजीकरण। तो उसमें हम इनसे मिलने गए थे कि आप जो जड़ी बूटियां उगाते हैं वो कौन सी हैं। उनके जड़ी बूटियों का खेत तो हमने बाद में देखा, पहले जब उनसे मिले तो हम इतने ज्यादा प्रभावित हुए उनसे, और कि मैंने उनकी फोटो खींच ली। जड़ी बूटियां जो है वो उगाते हैं, और ये जड़ी बूटियां जो वो उगाते हैं। लेकिन खास बात जो उनसे मैंने सीखी वो ये थी कि उनका एक खेत था जहाँ पे वो करीब करीब 4 बीघा का खेत था, जिसमें से वो 1.5 बीघा में जड़ी बूटियां उगाते थे और 2.5 बीघा में वो अपना धान और गेहूं वगैरह उगाते हैं। मैंने उनसे पूछा ये 1.5 बीघा क्यों? बोले साहब 2.5 बीघा में मेरा काम चल जाता है, तो मैं 1.5 बीघा में अपनी जड़ी बूटियां उगा। अब जैसा कि हमारी आदत है, भूजल वैज्ञानिक हूँ, तो पानी के बारे में उनको मैंने ज्ञान देना शुरू कर दिया कि भाई पानी में आप ऐसा करिए, पानी में ये करिए, यहाँ पे बोरिंग कराइए, यहाँ पे कुआं खुदवाइए। उनके खेत में कोई कुआं या बोरिंग नहीं दिख रहा था, तो मैंने कहा ये करा लीजिए। ज्ञान तो है मेरे पास खूब, तो मैं ज्ञान का अहंकार भी है, वैज्ञानिक होने के नाते ये अहंकार हम में अपने आप आ जाता है। तो उसको हमको छोड़ना पड़ता है। वैसे काफी हद तक छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उस समय तो था अहंकार, तो मैंने बच्चों जी को ज्ञान देना शुरू कर दिया। वो भी मेरी बातें सुनते रहे पूरे ध्यान से, बिल्कुल 10 मिनट का लेक्चर उन्होंने सुना। मैंने कहा यहाँ पे ग्रेनाइट्स हैं और ये मिट्टी है और वो मिट्टी है और इस तरह से कुआं खोद सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप तो पानी का इंतजाम करिए। वो मेरे को पूरा 10-15 मिनट का लेक्चर मेरा सुनने के बाद एक जगह लेके गए जो उनके खेत से 4 खेत दूर था। बीच में 3 खेत और थे, चौथे खेत के बाद फिर ये कुआं था जो केवल मात्र 1.5 मीटर गहरा है, मतलब 5 फीट, और वो पानी से लबालब भरा हुआ था। अब मैं तो देख के दंग रह गया, न केवल दंग रह गया बल्कि मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि भाई ये मेरे जैसे टेक्नोलॉजी, इसके बिना इसके पास इतना पानी कैसे आ गया ग्रामीण के पास। ईमानदारी की बात बताओ कि मुझे मेरे अहंकार को ठेस लगी कि भाई ये तो हमसे कोई उन्होंने राय नहीं ली और इतना बढ़िया कुआं इन्होंने तैयार कर रखा। फिर उन्होंने बताया कि वो गांव के सरपंच थे और अपनी सरपंची के आखिरी दिन उन्होंने ये कुआं करवाया था। आखिरी दिन कि भाई ये कुआं मैं खुदवा लूं ताकि सबके कुएं खुद जाए, जो सरकारी स्कीम में था।
उसके बाद नहीं तो लोग कहेंगे कि ना अपना कुआं खुदवा ले। और उन्होंने फिर मेरे को बताया कि ये मात्र 700 रुपए में उन्होंने कुआं खुदवाया था। 500 रुपए घंटा जो है वो जेसीबी लेती थी और करीब 1.5 घंटे जेसीबी चली, उसने कुआं खोद दिया और उससे पानी। मैंने कहा ये गजब का कुआं है आपका, इसमें बहुत पानी है, तो इसमें कितने की मोटर आपने डाल रखी है? तो बोले साहब 2 हॉर्स पावर की मोटर है। मैंने कहा आप 2 हॉर्स पावर की अगर मोटर है तो आप इसमें 5 हॉर्स पावर की मोटर डाल लीजिए। बोले क्यों, इतना इतना क्या करूंगा मैं 5 हॉर्स पावर की मोटर का? मैंने कहा ज्यादा पानी मिलेगा आपको। तो उन्होंने मेरे को जो बात कही ना, उसने मेरे को उनका फैन बनाया। उसीलिए ये कहानी मुझे याद है अभी तक और आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे एक कहावत है साहब कि हम जंगल से, जंगल या ना एनवायरमेंट, जंगल से हम उतना ही लेते हैं जितने की हमको जरूरत होती है। मेरे को जरूरत ही नहीं है ज्यादा पानी की, तो मैं क्या करूंगा 5 हॉर्स पावर की मोटर डाल के? मेरे 2 हॉर्स पावर की मोटर ठीक से काम कर रही है। ये संसाधनों का उचित उपयोग जो है, इसके बारे में बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। अपरिग्रह ये बहुत बड़ा गुण है कि हमको जो चीज की जरूरत नहीं है उसको क्यों निकालें हम धरती से, क्यों दुख दें धरती माता को। तो ये बात उनमें थी और इसीलिए मेरे को वो बात याद रह गई। लेकिन फिर भी चूंकि वैज्ञानिक हूँ और थोड़ा बहुत कुछ मेरे को लगता है कि मैं ज्यादा जानता हूँ, तो मैंने उनको फिर थोड़ा सा लालच देने की कोशिश की। मैंने कहा बच्चों सिंह जी, आपने एक फसल का बताया था जिसमें ज्यादा पानी लगता है। बोले हाँ, वो आपकी जड़ी बूटी है। बोले हाँ बिल्कुल लगता है। मैंने कहा उसके लिए आप मोटर डाल लीजिए, आप ज्यादा पानी ले जाइए। तो वो मेरे को इस नाले में डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अलाउंग, धारा जिस तरफ बहती है उस तरफ एक जगह और लेके गए और वहां पर उन्होंने वो जगह बताई जहां पे उन्होंने वो फसलें लगा रखी हैं जिसमें ज्यादा पानी लगता है। अब ऊपर से देखने में आपको ये नाला बिल्कुल सूखा लगेगा, बिल्कुल ही सूखा है, इसमें कोई पानी ऊपर बह नहीं रहा। लेकिन जो लोग गांव को जानते हैं वो जानते हैं कि इस नाले में भी नीचे एक अंडर करंट बह रहा है जिसमें पानी बहता है। ऊपर पानी नहीं दिखेगा आपको बहता हुआ, लेकिन नीचे एक अंडर करंट बह रहा है जिसको गांव वाले जानते हैं, समझते भी। उसमें झिरी खोद के कई बार वो पानी भी पी लेते हैं। तो वो पानी जो किसी के काम का नहीं था, किसी के काम का नहीं है, अपने आप बह के नीचे से जा रहा है, ऊपर पानी है भी नहीं, उस पानी का उपयोग वे उस फसल के लिए करते हैं जिसको ज्यादा पानी लगता है और उन्होंने वो फसलें वहां पे लगाई। उस आदमी की समझ को प्रणाम, सैल्यूट। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये आइडिया आपको आते कैसे हैं कि आप इतना इतना अच्छे से आपने सोचा है कि इस पानी को मैं उपयोग कर लूं। बोले था हमारे गांव में एक और कहावत है और वो कहावत ये है कि हमको पानी के पास जाना चाहिए, पानी को हमारे पास नहीं बुलाना है। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। और इसीलिए गोइंग टू द वाटर रादर देन मेकिंग इट कम टू यू, that is something which I really respect about Bachchu Singh. That is something which I really remember about Bachchu Singh. We all have got a Bachchu Singh in ourselves. हमारे सब में अंदर एक बच्चू सिंह है, छोटा मोटा हमारे दिल में है। जरूरत है उसको जगाने की, जरूरत है उसको बच्चों तक पहुंचाने की। बच्चे इन्हीं से तो सीखते हैं। हमारे बच्चों के रोल मॉडल कौन है बताइए? बच्चों के रोल मॉडल खाली क्रिकेटर या हॉलीवुड या बॉलीवुड के स्टार हो सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। बच्चों के रोल मॉडल आप जैसे लोग होना चाहिए जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं। उनके रोल मॉडल बच्चू सिंह जी जैसे लोग होना चाहिए। तो बच्चों को ये बताएंगे तो वो सीखेंगे, बच्चों में एक रेस्पेक्ट की भावना आएगी। तो वी नीड मोर पीपल लाइक हिम। उसी के साथ में कुछ छोटे से सिंपल हिंट्स हैं कि आप किस तरह से एनवायरनमेंट को क्षतिग्रस्त होने से बचा सकते हैं। वेजिटेरियन रहिए, पानी व्यर्थ मत गवाइए, लाइफस्टाइल थोड़ी सी बदलिए। एक 7R प्रिंसिपल, 4R 4R तो सबको पता है, रिड्यूस, रिसाइकल, रिचार्ज। इसमें मैंने 3R और जोड़े हैं और एक 7R प्रिंसिपल बनाया है। जो 7R प्रिंसिपल है वो रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, रिचार्ज के बाद रिस्टोर। अपने जो संसाधन है, पुराने कुएं, बावड़ी या जो पुराने जो भी हमारे स्रोत हैं उनको रिस्टोर करिए, रिजुविनेट करिए, उनको उनका पुनरुद्धार करिए। और सबसे बड़ी बात रेस्पेक्ट करिए। रेस्पेक्ट करिए उन संसाधनों का, रेस्पेक्ट करिए मदर अर्थ का, रेस्पेक्ट करिए पर्यावरण का, रेस्पेक्ट करिए उन लोगों का, आप जैसे लोगों का जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। रेस्पेक्ट करिए हमारे बच्चू सिंह जी जैसे लोगों का या उन सब लोगों का जो पानी पे और पर्यावरण पे। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हम इसी तरह से पृथ्वी को बिल्कुल बेरहमी से उपयोग करते जाएंगे तो हम केवल ग्रीडी कस्टमर रह जाएंगे, लालची ग्राहक। तो अर्थ के पास सब कुछ है, बहुत, पृथ्वी के पास सब कुछ है, लेकिन हमारी उसमें हिस्सेदारी सिर्फ उतनी है जितनी हमारी वाकई में आवश्यकता है। तो इस बात के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात को इतने अच्छे से सुना। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जी सुधींद्र जी, indeed this presentation was not at all expected that this is going to be like this.
अरे so much detail. Everything was very crystal clear, and history and land से लेकर water तक, and we all know that you are a specialist in drinking water resources. तो एक छोटी सी चीज ड्रिंकिंग वाटर पे अगर रह जाए, क्योंकि स्लाइड में आपने बिल्कुल कॉम्पैक्ट टाइम में इसको बिल्कुल कंप्लीट किया, वी रियली अप्रिशिएट दैट, जी इट वाज वेरी वेल मैनेज्ड। जी दूसरी चीज, द सेकंड सेशन ऑफ दिस विल बी गोइंग टू बी ओपन सेशन सो दैट एवरीवन कैन आस्क यू अ क्वेश्चन related to the today's topic. So Surely. if you like to share this at least 1 or 2 minutes to drinking water में आप थोड़ा सा आप बताएं। ड्रिंकिंग वाटर में देखिए, मैं ग्रामीण पेयजल व्यवस्थाओं का विशेषज्ञ माना जाता हूं, और ग्रामीण पेयजल जो जिस तरह से मैनेज होता है भारत में, उसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। भारत सरकार इस पूरे ग्रामीण पेयजल व्यवस्था की 50% कॉस्ट बियर करती है, जो हमारे राज्यों के साथ में होता है। और कुछ जो विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं, जो हिल स्टेट, उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू कश्मीर, इन सब में 90%, नॉर्थ ईस्ट में भी 90% का खर्चा भारत सरकार करती है। और इसमें खास बात यह है कि जो ग्रामीण पेयजल व्यवस्था है, इसमें हमारा बहुत बड़ा हिस्सा ग्राउंड वाटर से आता है, भूजल से आता है। 85% ग्रामीण पेयजल अभी भी हमारा भूजल से आता है। तो हम ग्रामीण पेयजल के बारे में जब बात करते हैं, तो हमको ग्रामीण पेयजल में इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि निरंतरता बनी रहे। शहरी क्षेत्रों में तो हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है, हमारे पास टैंकर्स हैं, हमारे पास दूसरे बोरवेल्स हैं, हमारे पास में स्टोरेज फैसिलिटीज हैं। लेकिन गांव में स्टोरेज फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं होती। तो अगर आप एक दिन भी पानी अगर बंद करने जाए, तो वो संभव नहीं होता है। तो पानी आप बंद नहीं कर सकते, आपको निरंतरता बनाए रखनी है। दूसरी जो बड़ी चीज गाँव में होती है, वो गुणवत्ता की होती है। जल गुणवत्ता बहुत उचित होनी चाहिए गाँव में, और शहरों में भी होनी चाहिए वाकई में। लेकिन शहरों में हमारे पास संसाधन बहुत है, फिर से हमारे पास आरओ है, या ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफायर है, या हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि कोई बहुत ज्यादा बड़े लोग नहीं हैं, वो भी मिनरल वाटर अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो वो लोग मिनरल वाटर से अपना काम चला लेंगे अगर 1-2 दिन गंदा पानी आया तो। लेकिन गाँव में ये सुविधाएं नहीं है, तो उनके बारे में हमको थोड़ा सोचना पड़ता है। जल गुणवत्ता को लेके बहुत ज्यादा हमारा एक फोकस एरिया रहता है। और एक और जो जल गुणवत्ता के ऊपर जो बातचीत होती है, वो होती है कि हमारे जो जियोजेनिक कंटेमिनेशन है, मतलब जो भूजल में जो अपने आप कंटेमिनेशन आता है, जिसमें इंडस्ट्रियल कंटेमिनेशन नहीं है, अपने आप जो कंटेमिनेशन आता है, जैसे आर्सेनिक है, फ्लोराइड है और सैलिनिटी है, खारापन है। तो आर्सेनिक और फ्लोराइड का मिटिगेशन, मतलब आर्सेनिक का रिमूवल, आर्सेनिक को हटाना पानी से, फ्लोराइड को हटाना। और सैलिनिटी बहुत ज्यादा अपने आप में खतरनाक नहीं है, लेकिन सैलिनिटी क्यों है वो जान के आपको आश्चर्य होगा। सैलिनिटी अगर है तो आपको निश्चित रूप से बहुत सारे दूसरे उसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके कारण सैलिनिटी बढ़ी हुई है, और इस वजह से वो पानी आपके शरीर के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं। तो इन चैलेंजेस के साथ में हमको काम करना होता है, खासतौर पर ग्रामीण पेयजल में। और शहरी पेयजल में तो आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में एक प्रॉब्लम है, कि भाई हमारे पास टैंकर्स में पानी होता है, कि टैंकर से पानी सप्लाई होता है, लेकिन नल में पानी नहीं आता। तो ये जो विडंबना है, ये इसलिए है क्योंकि जहां से टैंकर पानी लेके आ रहा है, वहां से आपके घर तक की पाइपलाइन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है उसमें, या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होना बहुत जरूरी है, उचित गुणवत्ता का पानी आना बहुत जरूरी है। अगर आपके पानी में कहीं नाइट्रेट है, इसका मतलब यह है कि आपके आसपास कहीं या तो फसलों में नाइट्रेट है, उस वजह से आ रहा है, फर्टिलाइजर्स की वजह से। लेकिन फर्टिलाइजर्स अगर नहीं डाल रहे और आपके पास में कहीं अगर कोई खेतीबाड़ी नहीं है, तो नाइट्रेट का मतलब यह है कि आपके पानी में कहीं ना कहीं सीवर का पानी मिल रहा है, या कोई ना कोई डिस्पोजेबल पानी है। तो गुणवत्ता को उचित बनाए रखना, उसकी निश्चित रूप से निगरानी करना। आरओ हमारे सबके घरों में होता है निश्चित रूप से, और उसको जरूर आप उसका मेंटेनेंस करके देखते रहें कि उसमें जो उसका टीडीएस है पानी का, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, वो कितना है। कई बार लोग बड़े स्मार्टनेस में उसका टीडीएस 20-25 कर लेते हैं, विच इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। वो कम से कम 75-80 से जाके 120 तक होना चाहिए। तो ये चूंकि जो इसेंशियल सॉल्ट है हमारी बॉडी के लिए, जो जरूरी है सॉल्ट, वो ही आप रिमूव कर देंगे आपके पीने के पानी से, और उसके बाद में फिर विटामिन की गोलियां खाएंगे सप्लीमेंट के रूप में, तो वो ठीक नहीं है। पानी में जितने मिनरल्स आते हैं, पानी में जितने विटामिन हैं, या पानी में जितने सॉल्ट है, जो डिजायरेबल सॉल्ट है, वो सब बने रहना चाहिए। और इसलिए आरओ का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। अगर आपका पानी 200 टीडीएस का आ रहा है, फैंटास्टिक, आप उसको बस बॉईल करिए, छानिए और पी जाइए, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली है। बल्कि 500 टीडीएस तक भी अगर आ रहा है, तो आपको आरओ की जरूरत नहीं है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे म्यूनिसिपल एरियाज में, नर्मदा या अलग शहरों में भी म्यूनिसिपल सप्लाई में बहुत अच्छा पानी आता है।
तो मेरे ख्याल से ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बहुत अवेयरनेस की जरूरत है और बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है कि हमारा पानी कैसा होना चाहिए, स्कूल में कैसा होना चाहिए, बिल्कुल जरूर। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, भारत सरकार की एक योजना है जिसको हम FTK बोलते हैं, फील्ड टेस्ट किट्स। तो फील्ड टेस्ट किट्स हर गांव में, हर स्कूल में दिए गए। तो वो बच्चों को बताइए कि आपके स्कूल में फील्ड टेस्ट किट है, आप अपने स्कूल का भी पानी चेक करिए, अपने गांव के बोरवेल का पानी चेक करिए, अपने घर का पानी चेक करिए कि वो पानी उपयुक्त गुणवत्ता का है कि नहीं, और सरपंच साहब को रिपोर्ट जरूर करिए। वो किट सरपंच साहब के पास भी है, वो किट हेडमास्टर साहब के पास भी है, उपयोग नहीं हो पाता है, नहीं करते हैं। क्या कारण है वो हम सब जानते हैं, लेकिन होना चाहिए, बच्चों में ये जागरूकता होनी चाहिए। जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं उनमें भी वाटर क्वालिटी को लेकर जागरूकता होनी चाहिए। उनके पास तो केमिस्ट्री लैब्स हैं, बड़े स्कूल्स हैं, उनमें केमिस्ट्री लैब है। केमिस्ट्री टीचर को बताइए कि साहब इनको बताइए क्लोराइड्स क्या होते हैं, सल्फेट्स क्या होते हैं, कार्बोनेट्स क्या होते हैं। अगर क्लोराइड ज्यादा है और सैलिनिटी ज्यादा है तो वो सीधे सीधे आपकी किडनी को अफेक्ट कर सकती है। एक राज्य का मैं बताता हूँ, वहाँ के विधायक महोदय में जब दिल्ली में था तो मिलने आए बड़े दुखी होके कि सर मैं खुद डॉक्टर हूँ और मेरे क्षेत्र के विधानसभा के लोग जो हैं उनको लोग बड़ा बदनाम कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले किडनी से डेथ की रेट हमारे यहाँ बहुत बढ़ गई है और पूरी विधानसभा बदनाम हो गई है कि हम लोग बहुत दारू पीते हैं। मैंने कहा पीते हैं क्या? बोले नहीं नहीं सर नहीं पीते हैं, फिर भी किडनी फेलियर्स हैं। मैंने उनको बताया कि आपके पानी की टेस्ट की जाएगी। हमने पूरा इंटर मिनिस्ट्री एक मिशन बनाया, वहां के पानी को टेस्ट किया और मालूम पड़ा कि उनके पानी में एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा था, उस वजह से किडनी फेलियर हो रहा था। तो ये वो खारे पानी के साथ में था। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह का पानी पी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सुधन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सेकंड सेशन में हम क्वेश्चन एंड आंसर पे चलते हैं। नवीन जी दिल्ली से हैं। नवीन जी, आप अपना हैंड रेज किया है, प्लीज पूछिए। जी नवीन जी, नवीन शैलार जी जी अनम्यूटेड है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इतने खूबसूरत सेशन के लिए। जी और जी मैं जी। खुद एनवायरमेंटल जस्टिस के लिए काम करता रहता हूँ, अरे वाह, भी रहता हूँ। क्या बात। मुझे आपने जैसे ये 7 प्रिंसिपल बताए तो मैंने भी एक प्रिंसिपल डेवलप करा, मैं उस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। जी बताइए। आपने कहा, आपने बात करी रिस्पेक्ट की कि धरती के पास सब कुछ है पर रिस्पेक्ट नहीं है। तो जो ग्रोथ है धरती की वो शायद रिस्पेक्ट के लिए नहीं होती। तो आप एनवायरमेंटल जस्टिस के लिए राइट टू प्राइवेसी ऑफ नेचर जो है उस अवधारणा पे क्या कहना चाहते हैं? तो प्राइवेसी ऑफ नेचर पे मैंने बहुत कुछ लिखा और ये मैंने डेवलप करा प्रिंसिपल। तो मुझे लगता है कि आप जैसे एनवायरमेंटल साइंटिस्ट जो हैं आजकल, जो हम सबके प्राइवेसी हित की बात करते हैं पर हम धरती के या नेचर के प्राइवेसी की बात नहीं करते। तो आपके जो संदर्भ है रिस्पेक्ट, क्या वो प्राइवेसी ऑफ नेचर को कोऑर्डिनेट करता है? नहीं, अभी तक तो नहीं। देखिए, रेस्पेक्ट है और जब हम म्यूचुअल रेस्पेक्ट पे आते हैं तो प्राइवेसी निश्चित रूप से इंश्योर करते हैं। हम जब रेस्पेक्ट करते हैं तो प्राइवेसी इंश्योर अपने आप हो जाती है कि हम रेस्पेक्ट करते हैं कि भाई आप जैसे हैं वैसे रहें, नेचर भी जैसी है वैसी रहे, ताकि हम उसकी रेस्पेक्ट करें तो वो वैसे ही रहे। ये हम चाहते हैं जब रेस्पेक्ट करते हैं तो। अब जहां तक प्राइवेसी की बात है सर, तो हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नेचर से हमारा इंटरेक्शन जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। हमारा इंटरेक्शन इस तरह से नहीं हो सकता कि हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट करते जाएं और उनकी प्राइवेसी को भंग करते जाएं। लेकिन उनकी प्राइवेसी को एक लिमिट तक तो हमको डिस्टर्ब करना होगा, और वो इस तरह से डिस्टर्ब करना होगा कि नेचर भी हमारे से फ्रेंडली रहे और हम भी नेचर से फ्रेंडली रहे। वो मेरे ख्याल से इस तरह से हो सकता है। जो एग्जांपल हम देखते हैं कि जब हम जूम कल्टीवेशन की बात करते हैं, मान लीजिए जूम कल्टीवेशन होता है नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें हम 1/40 एरिया फॉरेस्ट का जो क्लियर करते हैं, 1/40 1/40, मान लीजिए 40 एकड़ का कोई जंगल है तो 1 एकड़ जंगल हम क्लियर करते हैं, उस पर खेती करते हैं, वो जूम कल्टीवेशन कहलाता है। अब ये 1/40 क्यों? 1/40 इसलिए हमने नेचर को डिस्टर्ब किया, हमने प्राइवेसी डिस्टर्ब की नेचर की, हमने 1 एकड़ जंगल उसका ले लिया। लेकिन हमने 1/40 क्यों लिया? इसलिए लिया 1/40 कि उस क्षेत्र में एक जंगल को बनने में 40 साल लगते हैं। तो जब तक उस प्लॉट का वापस नंबर आएगा 40 साल बाद, तब तो वहां पे फिर से एक जंगल खड़ा हो चुका होगा। तो हमने नेचर की प्राइवेसी को भी रेस्पेक्ट किया और हमारा अपना इंटरेक्शन भी उससे सस्टेनेबल बेसिस पे रखा। इसी तरह से जो हमारा ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है वो भी हमको इस तरह से रखना चाहिए कि नेचर के पास जितना है उतना ही हम लें। अब नेचर के पास कहाँ से आता है? नेचर के पास बारिश से पानी रिचार्ज होता है, और हम जैसे साइंटिस्ट जो है हमको सब
ये कैलकुलेशन करना होती है कि कितना पानी रिचार्ज हुआ। मान लीजिए 100 लीटर पानी रिचार्ज हो, तो हमको 100 लीटर से कम ही निकालना है पानी जमीन से। अगर हम 110 लीटर निकाल रहे हैं तो हम उसकी प्राइवेसी को रेस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन हाँ, हमारी जरूरत के मुताबिक अगर हम 100 लीटर रिचार्ज में से 80 लीटर, 70 लीटर, 60 लीटर, 40 लीटर निकाल रहे हैं और 60 लीटर उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किए बिना छोड़े दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन रोकना होगा और तभी हम नेचर की प्राइवेसी को रेस्पेक्ट कर पाएंगे। पूरा से हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण वालाकार भी जुड़े हैं। जी डॉक्टर लक्ष्मण जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्ते सुधींद्र जी। नमस्ते लक्ष्मण जी, नमस्कार। I am from Tripura state, very small state, one of the northeastern states. You are from Agartala? No man, it is the distance from 120 kilometers away from Agartala. Belonia South Tripura district. Which town you are from, sir? It's a Belonia subdivision. South Tripura district, Belonia subdivision. मैं अभी थोड़े दिन पहले अगरतला में था। वो अच्छा, तो ये तो मेरा तो अनफॉर्चुनेट था, इससे आपके साथ और मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि जैसे ही मेरा हवाई जहाज उड़ा अगरतला हवाई अड्डे से, तो उड़ने के बाद मुश्किल से आधे मिनट के अंदर हम बांग्लादेश में पहुंच गए थे। आधा मिनट नहीं बल्कि 15 सेकंड। ठीक है, बात ठीक है, सही बात। मैं जहाँ रुका था वहां से 1.5 किलोमीटर दूर बांग्लादेश बॉर्डर थी। ठीक है, बहुत नजदीक है। हमारा तीनों साइड से बांग्लादेश के गला है। और लक्ष्मण जी, एक और चीज देख के मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मेरे गुरुजी का फोटो आपके पीछे लगा है। अच्छा, नमस्ते। मैं रामकृष्ण मिशन का विद्यार्थी हूँ। नमस्ते। और स्वामी गंभीरानंद जी जो रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, मैंने उनसे दीक्षा ली है। और मैं लिया था स्वामी वीरेश्वरानंद महाराज से उससे पहले। प्रणाम। अच्छा, नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है जी, जो वाटर में फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, बार सलाइन हो सकता है, ये और बच्चा कैसे जान सकता है? और इलाका हमारा गांव में तो ये तो जानकारी के लिए कोई इतना डिवाइस नहीं है और स्कूल में नहीं है। Even what is coming from the 20 liters dabba water carry pot, but it is very difficult to find out whether the water is free from any pollutants or not. It is. In fact, it is. As far as fluoride, arsenic is concerned, फ्लोराइड एंड आर्सेनिक के लिए तो हमको डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरी पे जाना पड़ता है। तो जो आपके स्टेट का जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, पीएचई डिपार्टमेंट है, उसका जो इंजीनियर आपके गांव में आता है, बिल्कुल उसको निवेदन करिए कि साहब हमको फ्लोराइड और आर्सेनिक का टेस्ट कराना है। आपके आर्सेनिक का प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे पता है त्रिपुरा में आर्सेनिक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आर्सेनिकोसिस है तो आर्सेनिकोसिस तो आपको दिख जाएगा सर। आर्सेनिक अगर ज्यादा मात्रा में है तो लोगों को सबसे पहले त्वचा का रोग शुरू होगा, स्किन कैंसर शुरू होगा आर्सेनिकोसिस में। तो वो, और अगर फ्लोरोसिस अगर हो रहा है, फ्लोराइड ज्यादा है, तो सबसे पहले हमारा दांत खराब होना शुरू होगा। ये सिम्टम्स हैं फ्लोराइड के और आर्सेनिक के, तो इन पे ध्यान दीजिए। अगर किसी का हाथ पांव टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो वो तो एक्सट्रीम केस हो गया फ्लोरोसिस का, लेकिन आर्सेनिकोसिस भी आप त्वचा के रोग से शुरू होगा। अगर बहुत ज्यादा लोगों को त्वचा का रोग हो रहा है सर, तो निश्चित मानिए कि आप उसका जांच कराइए। दूसरी बात, ARP होता है, आर्सेनिक रिमूवल प्लांट, वो लगवाइए जरूरी में, और वो आपको राज्य सरकार फ्री में लगा के देना चाहिए, उसको बिल्कुल पक्के में लगा के देना चाहिए। ये बिल्कुल आप बात करिए, और ये आपको डिस्ट्रिक्ट लैब में टेस्ट कराना पड़ेगा। जी, हमारे साथ बिहार से ब्रजेश कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। जी ब्रजेश जी। प्रणाम सर। नमस्कार ब्रजेश जी। मैं सर सिवान एक छोटे से जिले से बिलोंग करता हूं, बिहार के। जी। और शहर के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका नाम है घाघरा जी। छोटे में मैं उसका पानी पिया हूं सर जी। अभी उस पानी को छूने में डर लगता है, तो उसके पुनरुद्धार के लिए मैं कहां से प्रयास शुरू करूं? उसके पुनरुद्धार के लिए हमको सबसे पहले पॉल्यूशन का सोर्स से शुरुआत करनी पड़ेगी। पॉल्यूशन का सोर्स हमारा घाघरा में 2 तरह का हो सकता है। एक तो घरेलू, जो हमारा घरेलू अपशिष्ट है पानी, वो हम बिना सोचे समझे नदियों में डाल दे रहे हैं। नदियों को हमने ड्रेन बना दिया है। नदियों, सॉरी टू से, मतलब बहुत दुख होता है बोल के, नदियों को हमने ड्रेनेज सिस्टम समझ लिया है।
तो ये बिल्कुल बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और नदियों को शुद्ध बनाए रखने के लिए हमको सबसे पहले हमारी सीवर लाइंस अलग करनी पड़ेंगी। जितने भी आउटफॉल्स हैं, जिनको सीवर लाइन आउटफॉल बोलते हैं, उनको नदियों से हटाना पड़ेगा। चाहे नगर निगम को उसमें बजट लाना पड़े, या हमारे जो नगर के धन्ना सेठ हैं, जो हमारे नगर के कॉरपोरेट्स हैं, उनसे मदद लेना पड़े, कैसे भी लेना पड़े, लेकिन पैसा उसमें लगेगा और वो लाइन आपको अलग करनी पड़ेगी। वो सबसे पहला सोर्स तो वो है पॉल्यूशन का। दूसरा सोर्स हो सकता है, मुझे पता नहीं सीवान के बारे में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर है वहां पे तो इंडस्ट्री भी एक सोर्स हो सकती है, और इंडस्ट्रीज को भी हमको ये करना पड़ेगा। सबसे पहले पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन जो है वो पॉइंट पे अटैक करना पड़ेगा, वहां से हमको पॉल्यूशन खत्म करना धीरे धीरे। ये लंबा प्रोसेस है, एकदम से नहीं होगा। बहुत सारी सोशल डायनेमिक्स उसमें काम करती है कि भाई हम किसको समझाएं, किसको मनाएं, कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, कौन आदमी कमिश्नर के करीबी है, कौन आदमी कमिश्नर के मुंह लगा है, वो नहीं मानने वाला है, कैसे उस पर प्रेशर बनाया जाए, ये सब होता है, माना जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं, बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि हमारे प्लेनेट के फ्यूचर के लिए अगर हम चिंतित हैं, तो निश्चित रूप से अपील करिए, लोगों को उसमें भी समझ में आएगा। तो वहीं से शुरू करना पड़ेगा, जहां से वो पॉल्यूशन उसमें आ रहा है वो करना पड़ेगा निश्चित रूप से। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसके लिए उत्तरदायी पदाधिकारी कौन होगा, ऑफिसर्स, ताकि मैं उसको नॉक करूं? जी, एक तो हमारे बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक है, बिहार प्रदूषण नियंत्रण, तो उनके डेफिनेटली आरओ साहब जो है रीजनल ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में रीजनल ऑफिसर होंगे बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उनको जाके मिलिए, सैंपल लीजिए पानी का, एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग कराइए और फिर कहिए कि सर ये पानी तो एक्सेप्टेबल नहीं है, हमको मंजूर नहीं है, वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस, हमको ये पानी नहीं चलेगा, आप बताइए हम क्या करें इसमें। वो बोलेंगे साहब नगर निगम की बात है, तो आप बोले साहब नगर निगम को चालान बनाइए, नगर निगम कोई कानून से ऊपर नहीं है, उनका भी चालान बनाया जा सकता है कि भाई आप इसको समझिए कि आप गंदा पानी डालने दे रहे हो लोगों को, तो ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है, सीवर सिस्टम किसको मेंटेन करना है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि कोई भी शासकीय निकाय भी कानून से ऊपर नहीं है। क्या सर ये लोग पब्लिक न्यूसेंस में आएगा? ये पब्लिक न्यूसेंस में आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन लोगों का बहाना रहता है ना, लोगों का बहाना ये है कि सर हमारे पास में कोई सीवर डिस्पोजल सिस्टम ही नहीं है, हमारी सीवर सिस्टम ब्लॉक्ड है, हमने तो सीवर सिस्टम में डाल दिया, आपके घर के बाहर सीवर लाइन चल रही है, मैंने उसमें डाल दिया, अब वो सीवर सिस्टम जाके नदी में डाल रहा है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बजट तो है आज के डेट में जी, बजट तो है, बजट है, अगर बजट है और उचित उपयोग हो रहा है बिल्कुल करवाइए उसको। बजट अगर नहीं है तो पानी तो पैसा व्यवस्था करनी पड़ेगी, अगर है तो उसका उचित खर्चा करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं 2-4 ईमानदार लोग हमें चाहिए जो कि इस सूरत को बदल सकते हैं। ठीक है सर, जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये 219वां आज हमारा वेबिनार है और मैं अनिल गौर आईटी टीम से बात कर रहा हूँ आपसे। कृपा शंकर जी दूसरे कार्यक्रम में एंगेज हैं। तो सर मैं आपको आज एक न्यूज दे रहा हूँ। 219 में से अगर मैं कैटेगराइज करूंगा तो ये 9th बेस्ट जो आज का जो हमारा रहा है इंफॉर्मेटिव वेबिनार उसमें कैटेगराइज होगा। लाइव हमारे पास 21 लोगों थे, लेकिन जब हम इसको पोस्ट करेंगे हमारे ऑफिशियल चैनल पर तो बहुत लोग बेनिफिटेड होने वाले हैं इससे, आई एम वेरी श्योर। दूसरी चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सफिशिएंट नहीं रहा कुछ, क्योंकि कई लोग नहीं जुड़ पाए, उसका नेक्स्ट वर्जन हम बहुत जल्दी आपसे टाइम मांग कर हम लेने आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी और भी ज्यादा लोग इससे बेनिफिटेड हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत सारी है और ये सबको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुधींद्र जी, इतना अच्छा आज का सेशन रहा और सभी लोग मेरे ख्याल से बेनिफिटेड रहे हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ अब, और आपको अगर कुछ ऑफलाइन बात करनी है सर से तो बात कीजिए। असल में मुझे भी बहुत मजा आया, वाकई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते सुधींद्र जी, नमस्ते, मैं फिर आ रहा हूँ। हाँ लक्ष्मण जी आप आइए, आप इंदौर आइए। ठीक है, आपको ढूंढ के लाऊंगे। इंदौर में बहुत बढ़िया रामकृष्ण मिशन स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा हूँ, उसको हम रामकृष्ण शारदा पीठ बोलते हैं। तो रामकृष्ण शारदा पीठ का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, और विश्व युवा कन्वेंशन हुआ था शारदा मठ में, बेलूर मठ में, उसमें मैं आया था। रहेरा मिशन भी मैंने देखा हुआ है,
तो राहरा मिशन के विद्यार्थियों से मैं मिला हूँ और कितने ब्राइट वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 3 IAS बने बाद में, जिनसे